हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अर्चना एजुकेटर। सो बेसिकली आज हमें इस चैप्टर का पार्ट 3 है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब you know that a brand new cycle has shiny हैंडल बार एंड व्हील रिम्स। अब आपने देखा होगा कि अगर आपकी जो नई साइकिल होती है उसके जो हैंडल होते हैं या फिर जो व्हील्स होती है उसके चारों तरफ का वो एक मतलब व्हील के जो रिम्स होते हैं वो ना बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे होते हैं। बट हाउएवर इफ़ दीज आर एक्सीडेंटली स्क्रैच द शाइनी कोटिंग कम्स ऑन रिवीलिंग अ नॉट सो शाइनी सरफेस बीनीथ। लेकिन अगर कैसे उसमें अगर कोई एक स्क्रैच आ जाता है तो फिर वो जो शाइनी कोटिंग है वो नहीं, मतलब उसका सरफेस अब शाइन नहीं कर रहा होता है जितना वो नई हमने जब ख़रीदी होती है। तो आपने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी कि जब भी हम कोई चीज़ नहीं ख़रीदते हैं और उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो क्या होता है, वो शाइन जितना नहीं कर रही थी जितना हम उसको जब खरीद के लाए थे। सो यू माइट हैव ऑल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स विच अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड। हाउएवर विथ रिपीटेड यूज द गोल्ड कोटिंग वियर्स ऑफ एंड रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बीनीथ। अब क्या होता है, कुछ जो वुमेन्स होती हैं वो ऐसे ऐसे ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी पहनती हैं। क्या होता है उसमें ऐसा लगता है वो मतलब एकदम गोल्ड की तरह चमक रहा होता है, ऐसा एकदम एकदम मस्त चमक रहा होता है गोल्ड की तरह। पर क्या होता है कि थोड़ी दिनों बाद क्या होता है कि उसमें ना जो गोल्ड की जो शाइनिंग है वो छूट जाती है और फिर हमें पता चलता है कि अरे नहीं, वो तो एक असली सिल्वर कलर का है या फिर मेटल का है। तो इसलिए क्या होता है, मतलब ये शाइनिंग सरफेस आती कहाँ से है। सो इन बोथ केसेस अ मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। तो दोनों केसेस में हमने ये पढ़ा कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग होती है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसके लिए भी हम कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करेंगे अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एक्टिविटी ही आती है, एक्टिविटी 11.7। इसमें क्या है, आपको एक कॉपर सल्फेट वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स। हमें कॉपर सल्फेट चाहिए और 2 कॉपर प्लेट्स चाहिए जिसकी साइज़ है 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब आपको 250 ml का डिस्टिल वाटर लेना है और उसको मतलब एक अच्छे सूखे और एकदम क्लीन बीकर में, उसके बाद उसमें आपको 2 टीस्पून कॉपर सल्फेट की डालनी है और उसके बाद आपको उसमें डाइल्यूट सल्फरिक एसिड डालना है टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। उस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में देखो करना क्या है, बेसिकली आपको सबसे पहले एक कॉपर सल्फेट चाहिए, ठीक है, और 2 कॉपर प्लेट्स चाहिए जिसकी साइज़ यहाँ पर आपको मेंशन है। उसके बाद आपको एक बीकर लेना है, साफ़ बीकर, उसमें आपको डिस्टिल्ड वाटर जो है डालना है। उसके बाद आपको उसमें डालना है 2 टेबलस्पून कॉपर सल्फेट की, ठीक है, जो हमने अभी कॉपर सल्फेट पहले ऊपर लिया उसमें आपको 2 टेबलस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट का डालना है, ठीक है। मान लो हमने इतना कॉपर सल्फेट डाला, उसके बाद फिर हमें उसमें सल्फरिक एसिड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फरिक एसिड। उसके बाद हमने जब इसमें कॉपर सल्फेट डाला तो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन में हमें डाइल्यूट सल्फरिक एसिड डालना है। तो ये पूरा जब मिक्स होगा तो अब हमारे पास अब वो यूज़ करने के लायक है, ठीक है। तो हमें ऐसा सॉल्यूशन कुछ बनाना है। उसके बाद एसिड टू कॉपर, ओके, क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर। अब जो कॉपर प्लेट्स हमने पहले लिए थे उसको हमें अच्छे से क्या करना है, क्लीन करना है। नाउ रिंस दैम विथ वाटर एंड ड्राई दैम। उसके बाद फिर हमें उसको अच्छे से पूरी तरीके से धो देना है। फिर हमें कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी एंड इमर्स दैम इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। यहाँ पर हमें अभी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो हमने यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था हमने वो लिया, कैसे प्रिपेयर करा हमें ये पता है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है कॉपर प्लेट, हमें कॉपर प्लेट लेना है।
हमने सबसे पहले कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसके बाद हमने इसमें कॉपर प्लेट डाला, ठीक है, जो कि किससे कनेक्ट थी, वायर से कनेक्ट थी। फिर वायर से कनेक्ट होने के बाद फिर हमने इसको दोनों बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमें मतलब क्या देखने को मिलेगा कि अलाउ द करेंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स। अब हमें करंट को 15 मिनट के लिए पूरा उसमें पास होने देना है, क्योंकि जो हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाया था उसमें क्या होगा, वो उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर देखो हमने करा क्या, यहाँ पर ना हमने बैटरी लगाई और ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, अब ये पूरा एक करंट पास करेगा। ये पूरा जो हमारा ये जो टेस्टर है वो पूरा एक करंट पास करेगा। उसके बाद इस प्रक्रिया को हमें 15 मिनट तक होने देना है। Now remove the electrodes from the solution and look at them carefully. Do you find any difference in any one of them? Do you find a coating over it? अब 15 मिनट बाद क्या होगा, आपको 15 मिनट बाद देखना है, कॉपर प्लेट को निकालना है कि ये जो कॉपर प्लेट है ना, अब किसी एक कॉपर प्लेट पे ना दूसरे कॉपर प्लेट की मेटलिंग जो है वो आ जाएगी, चढ़ जाएगी, एक लेयर चढ़ जाएगी दूसरे मेटल की। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्चुअल में होता क्या है, सो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। इसका मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी एक डिज़ायर्ड मेटल के लेयर को दूसरे मटेरियल पे चढ़ाते हैं, उस मीन्स ऑफ यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, उसे को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपको आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे हम देखते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ वेरी यूज़फुल प्रोसेस। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल प्रोसेस होता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। ये इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ताकि हम दूसरे मेटल के ऑब्जेक्ट्स में एक पतली सी लेयर चढ़ा पाएँ दूसरे मेटल पे, ठीक है। दो मेटल, एक मेटल की चीज़ को, एक मेटल की लेयर को दूसरे मेटल पे चढ़ा पाएँ। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज़ सम डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी। अब जो हमने मेटल दूसरे मटेरियल पे चढ़ाया उसकी भी कुछ ऐसी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स। देखो एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम बताया है विच इज़ क्रोमियम। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, हम कुछ कार के पार्ट्स पर हम क्रोमियम का यूज़ करते हैं। बाथ टब, टैप्स, टोटियों पे भी हम उसका यूज़ करते हैं। किचन की जो गैस होती है उस पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। किचन गैस के जो बर्नर्स होते हैं ना, उस पर हम इसका यूज़ करते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं वो। और बाईसाइकिल के हैंडल बार्स, जो हैंडल होते हैं उसमें मतलब आपने नोटिस करा होगा कि उसमें जो होता है उस पर क्रोमियम चढ़ा होता है क्योंकि वो चमक रहा होता है। और दूसरा व्हील के जो रिम्स होते हैं, व्हील रिम्स उसमें भी चढ़ा होता है। और अदर मेटल्स, अदर ऑब्जेक्ट्स पे ये जो क्रोमियम होता है वो चढ़ा होता है। अब यहाँ पर आपको क्रोमियम के मतलब बताया है कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं। देखो मतलब क्रोमियम होता क्या है, तो क्रोमियम हैज़ शाइनी अपीयरेंस। क्रोमियम की ना एक बहुत ज़्यादा चमकदार इसका सरफेस होता है। अगर आप इसको कहीं पर भी लगाओगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट शाइन करेगी। इट डज़ नॉट कोरोड, मतलब कि वो ज़्यादा खुरदता नहीं है। वो ऐसा कुछ होता है ना, जैसे कुछ मटेरियल्स होता है जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, वो ईज़िली ख़राब नहीं होता है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेज मतलब अगर उस पर कोई स्क्रैच करेगा तो उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर क्रोमियम इज़ एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल to make the whole object out of chromium, so the object is made from cheaper metal and only a coating of chromium over it is deposited। तो देखो क्या होता है कि जो क्रोमियम होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है मार्केट्स में, तो इसीलिए ऐसा
मतलब इतना है नहीं कि हम क्रोमियम कोई भी ऑब्जेक्ट को पूरा हम क्रोमियम से ही बनाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसा सस्ता मेटल ले लेते हैं और उसके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं क्रोमियम की। इससे क्या लगता है वो जो मतलब मेटल जो वो उससे क्या लगता है ऑब्जेक्ट हमारी एकदम शाइनी लगती है, एकदम मतलब जैसे लगे वो रियल गोल्ड है, बट वो असलियत में रियल गोल्ड नहीं होता है। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। अब जो ज्वेलरी बनाते हैं ना, जो लोग ज्वेलरी बनाते हैं वो क्या करते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। अब सिल्वर और गोल्ड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है ऑफ कोर्स, तो इसलिए वो क्या करते हैं, कोई भी ऐसा मेटल लेते हैं और उसके ऊपर वो सिल्वर और गोल्ड की जो है वो एक थिन लेयर चढ़ा देते हैं। तो उससे क्या लगता है, ये जो ऑर्नामेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त दिखता है, एकदम अच्छा शाइन करता है। एंड दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। और ये क्या होता है, अब इस पे जो ऑर्नामेंट्स हैं वो अच्छे तो दिखते हैं, सिल्वर और गोल्ड के तो दिखते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा कम महंगे होते हैं क्योंकि हमने तो बस इसमें पतली सी लेयर चढ़ाई है, तो इसलिए ज़्यादा सस्ते, मतलब हाँ सस्ते तो नहीं बट हाँ ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। और क्या होता है, जो टिन कैंस होता है जिसमें हम अपने फूड खाने को स्टोर करते हैं वो बनते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। वो जो बाहर से शाइनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस करते हैं। टिन ऑन टू आयरन, हम टिन को आयरन पे चढ़ाते हैं। टिन जो है एक टाइप का एक बहुत ज़्यादा शाइनी, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। देखो हमने अभी तक क्रोमियम पढ़ लिया, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ क्रोमियम, यस। उसके बाद फिर हमने टिन पढ़ा, मतलब पढ़ रहे हैं। देखो फर्स्ट था हमारा क्रोमियम, सेकंड है टिन, ये दोनों हमने अभी तक बात कर ली। अगर पेपर में लाइक एग्ज़ाम में पूछेगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कुछ शाइनी ऑब्जेक्ट्स के नेम बताओ, तो आप बता सकते हो क्रोमियम और टिन। तो हम आयरन के ऊपर क्या चढ़ा देते हैं, टिन चढ़ा देते हैं। टिन इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन, thus food does not come into contact with iron and is protected from getting spoiled। इससे एक हमारा फ़ायदा होता है कि अगर आप आयरन पे खाना रखोगे तो क्या होगा, हमारा जो खाना है वो ख़राब हो जाएगा, बट हमने उसमें एक टिन की लेयर चढ़ा दी तो अब खाना ईज़िली स्पॉइल नहीं होगा। Iron is used in bridges and automobiles to provide strength. However, iron tends to corrode and rust, so a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust। अब आपको क्या मतलब देखा होगा कि जो कुछ ब्रिजेस होते हैं या फिर हमारा जो ऑटोमोबाइल्स होता है वो आयरन के बने रहते हैं, यस, ताकि उनमें बहुत ज़्यादा मजबूती आए और वो टूटे ना। लेकिन अगर आयरन से अगर हमने ये सब कर दिया तो आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा उस पर जंग लग जाता है, जिससे आयरन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए हम उस पर एक जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर, ताकि वो रस्ट से जो है बचा रहे और हमारा आयरन जो है प्रोटेक्ट रहे। हम इसीलिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं। In the electroplating factories, the disposal of the used conducted solution is a major concern. It is a polluting waste and there are specific disposal guidelines to protect the environment। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि ये कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऑब्जेक्ट्स हैं और ये कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, है ना। ये जो हैंडल बार्स होते हैं ये इसी को कहते हैं बाईसाइकिल के हैंडल बार्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बट कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद क्या होता है, इसमें से जो इसकी रियल जो है मेटल वो बाहर आता है और फिर उसके बाद ये शाइन करना बंद कर देता है। तो बेसिकली इस पर एक लेयर चढ़ी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, वो कोई सा भी हो सकता है, कुछ भी, क्रोमियम, टिन, जिंक। और जिंक के बारे में तो हमने 7th में भी पढ़ा था, उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। ये रहे इसके कुछ कीवर्ड्स है यहाँ पर, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, LED। हमने इसके बारे में सब पढ़ लिया है, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, सब कुछ हमने ये कीवर्ड्स में पूरा कवर कर लिया है।
और यहाँ पर कुछ समरी है तो आप खुद पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अब इसकी एक्सरसाइजेस बची है तो वो मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊँगी। टिल देन आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।